हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब रुक करेंगे खबरों का। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंच चुके हैं। प्रभारी सचिव चंदन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। PL पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल और शिव डहरिया ने उनका स्वागत किया है। NSUI के कार्यकर्ता भी बाइक रैली लेकर एयरपोर्ट उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। वहीं कांग्रेस मजबूत थी और मजबूत रहेगी, ये उन्होंने चर्चा में कहा। मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन की बैठक लेने के लिए आया हूं, अपने बयान में PL पुनिया ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मीडिया से भी PL पुनिया मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही हैं। कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, ये उन्होंने बताया। आपको बता दें कि PL पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया। मंत्री जयसिंह अग्रवाल, शिव डहरिया ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत उनका किया। बाइक रैली लेकर वो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इसके साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत थी और मजबूत रहेगी। मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन की बैठक लेने के लिए यहां पर आया हूं। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने ये बताया। तो 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। मंत्री और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई बातें कही। उनका कहना है कि वो संगठन के आदमी हैं और संगठन मजबूत है। उन्होंने कांग्रेस की मजबूती की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस दौरे का आशय भी बताया। कार्यकारिणी की बैठक लेने के लिए वो पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया के सवाल पर ये जवाब भी दिया। तो रायपुर प्रदेश प्रभारी PL पुनिया पहुंच चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत भी एयरपोर्ट में किया गया। उनके साथ ही प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद हैं। कल एक अहम बैठक होनी है कांग्रेस की, जिसे PL पुनिया लेंगे। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया का रायपुर आगमन हो चुका है। किस तरह की उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है, किस तरह से होगा सब कुछ? देखिए, कुछ देर पहले ही प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी जो PL पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव यहां पर पहुंचे हैं। कल वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और उसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे। और आज जब रायपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। जयसिंह अग्रवाल, शिव डहरिया और तमाम जो भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, राजन तिवारी और गिरीश दुबे, ये तमाम लोग वहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। और इसके अलावा जो NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बाइक रैली लेकर वहां पर पहुंचे थे। जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है उसको लेकर वो वहां पर आए हैं और आगामी 3 महीने में किस तरह के कार्यक्रम करना है वो उस पर रणनीति तय की जाएगी, रणनीति तैयार की रहेगी, चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और जब उनसे ये पूछा गया कि कोई खास एजेंडा लेकर आए हैं क्या, जिस तरह की चर्चा थी कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती थी, तो उन्होंने स्पष्ट इंकार किया। और उनका कहना था कि वो संगठन के आदमी हैं और संगठन की बैठक लेने ही यहां पर आए हैं। जब उनसे ये भी पूछा गया कि इस पर ये जो बैठक होगी उस पर किसी प्रकार का राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के आगमन को लेकर भी या उनको आमंत्रित करने को लेकर भी कोई निमंत्रण या कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई अभी प्लान उनका नहीं है, ऐसी कोई तैयारी उनकी ऐसी यहां पर नहीं है। साथ ही जब उनसे यह पूछा गया कि राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर हलफनामा दिया था, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ बोलती है और झूठ को सही को झूठ साबित करने में लगी रहती है। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर पहुंचे हैं और ये बात मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा। मगर एयरपोर्ट में उनका जोरदार भव्य स्वागत हुआ। जब उनसे ये भी पूछा गया कि जब आप आते हैं तो निगम मंडल की जो बची हुई नियुक्तियां उसको लेकर भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने फिलहाल इससे भी इनकार किया कि वो संगठन के काम से आए हैं और संगठन की बैठक लेने यहां पर आए हुए हैं। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो प्रदेश प्रभारी PL पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। मीडिया से मुखातिब भी वो हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं।
तो मैं विशेष रूप से संगठन की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। संगठन का प्रभारी हूँ, मैं संगठन की ही बात करता हूँ। और जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या रणनीति अपनाई जाए, ये प्रदेश कार्यकारिणी और बाकी सब लोगों से विचार विमर्श करके तय करें। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश में कोयले की कमी की चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बढ़ते कोल संकट और बिजली कटौती के बीच लड़ाई अब केंद्र बनाम राज्य में तब्दील होती नजर आ रही है। मौजूदा हालात के लिए छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने संकट के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। देश में क्यों हुआ कोयले का संकट? राज्यों के पास कोयले की कमी क्यों? कोल संकट के लिए कौन जिम्मेदार? देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और बिजली का कोई संकट देश में उत्पन्न होने वाला नहीं है। देश में कोयले की कमी से घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक कई राज्यों में कोयले की कमी से सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कोयले की कमी से आए बिजली संकट और उसे लेकर हो रही सियासत के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ पहुंचे और कोयला खदानों का निरीक्षण कर कोल इंडिया और SCCL के अधिकारियों की बैठक ली। मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूँ और रिव्यू भी करता हूँ। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए SCCL को मैं आज विजिट कर रहा हूँ और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। इससे पहले बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, कहीं बिजली संकट नहीं होगा। केंद्र ने मामले में यू टर्न लिया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री के दौरों को लेकर निशाना साधा कि केंद्र सरकार कहती है कि कोयले का कोई संकट नहीं है। अगर संकट नहीं है तो कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहे हैं? केंद्र को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। कोयला संकट के बीच केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा तो पलटवार करने के लिए बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कोयल के उत्पादन में कोई कमी नहीं है, कोयला मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा। परिवहन के सिस्टम में कहीं पे बारिश की वजह से दिक्कत आई है और जितना स्टॉक स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए था एडवांस में, वो यदि उठा लिए होते तो ये संकट नहीं आता। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इसमें राजनीति करना चाहती है क्योंकि हर बात में वो मुद्दा तलाशते हैं। जितनी गंभीरता हमारे केंद्र की सरकार में है तो इस कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं आएगी। केंद्र और राज्य की सरकार के बीच चल रहे घमासान में बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। देश में त्योहार का मौसम है, दशहरा और फिर दिवाली है। ऐसे में बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है, जिस पर सियासत तेज है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है जल्द ही इस बिजली संकट से निजात मिल जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है कोयले की कमी का सच? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सच में कोयले की कमी विकराल रूप लेने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस की तुलना नक्सलियों से किए जाने से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं उनकी अभिव्यक्ति का तरीका भी वैसा ही होता है। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है। सीएम भूपेश के इस बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। इस बयान के ऊपर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
असल में राज्यपाल के कवर्धा मामले में लिखे पत्र के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भूपेश बघेल ने आरएसएस के ऊपर बयान देते हुए आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के नेता आंध्र प्रदेश में है और वहीं से ही यहाँ की गतिविधि संचालित होती है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पास अपनी कोई भी क्षमता नहीं है। आरएसएस नागपुर से संचालित होती है। उन्होंने कवर्धा की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया है और बीजेपी छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहती है। साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। सीएम के बयान के ऊपर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। आरएसएस हर कठिन परिस्थिति में सामने खड़े रहने वाली संस्था है। 1962 में आरएसएस की जो भूमिका थी वो हर किसी को पता है। साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस के वेटिकन सिटी और चीन से क्या संबंध है, पहले ये बताएं। बच्चों को संस्कार देना, शिक्षित बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, कठिन परिस्थिति में सबसे आगे पंक्ति में जो संगठन खड़ा रहता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। हम तो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से संचालित होते हैं, आप तो वेटिकन सिटी से संचालित होते हैं। आप बताएंगे, इसके उत्तर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से आपने कौन सा समझौता किया? आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने का ये मामला छत्तीसगढ़ में जल्द शांत होता नजर नहीं आता। आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल सकता है। प्रदेश में ये बयान की राजनीति कहां जाके रुकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सौगातें दी, जिसमें नवीन सर्किट हाउस, जनपद पंचायत भवन, सामाजिक भवन सहित खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का लोकार्पण भी किया गया। आपको बता दें कि सर्किट हाउस को 3 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत के नए प्रशासनिक भवन को बनाया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पाटन में खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का भी लोकार्पण किया, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों के लिए युवाओं को काफी सुविधा मिलेगी। सीएम ने इस मौके पर कुर्मी भवन का भी लोकार्पण किया, जो कि सामाजिक जरूरतों के लिए अधिक उपयोगी हो सकेगा। बस्तर ग्राम पंचायत को बदलकर नगर पंचायत करने का पुराना विवाद एक बार फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में बस्तर से करीब 300 आदिवासी पैदल चलकर रायपुर पहुंचे। हाथों में संविधान की किताब लिए आदिवासी बस्तर नगर पंचायत को भंग कर फिर से ग्राम पंचायत बहाल करने की मांग कर रहे थे। रायपुर पहुंचने के बाद सभी राजभवन की ओर जा रहे थे, हालांकि बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। फिर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सारे आदिवासियों को राजभवन में बुलाकर उनसे चर्चा की। आदिवासियों से चर्चा करते हुए उन्होंने माना कि राज्यपाल की अनुमति के बगैर 5वीं अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम का गठन पूर्णतः अवैधानिक है। इसके बावजूद प्रदेश के पूर्व और वर्तमान सरकार ने ऐसे अवैधानिक कार्य किए हैं। चूंकि मामला कानूनी है, लिहाजा वो कानूनी सलाह ले रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही है। हम बस्तर से आए हैं नगर पंचायत खोटा की ग्राम पंचायत मांगने। नगर पंचायत बना है ना, तब से हमारे आदिवासियों का 98% जो उनको मूलभूत सुविधा मिलता था उनसे न वंचित हो गए हैं आदिवासी भाई बहन जितने भी हैं। सलाह मशवरा लेकर ही, और उसके लिए एकदम से नहीं होगा। अगर इनलीगल ये जो कुछ किया है, कहाँ क्या किया जा सकता है, कहाँ, वो भी देखना पड़ता है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। किसी तरह का विवाद की स्थिति भी न हो, मतलब सबकी सामूहिक प्रस्ताव और निर्णय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, वो भी गंभीर है इस विषय पे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रतनपुर पहुंचे और मां महामाया के दर्शन कर प्रदेश में सुख, शांति और धन धान्य से पूर्ण होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ मां महामाया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता के दर्शन कर प्रदेश के सुख, शांति और धन धान्य से परिपूर्ण होने की उन्होंने कामना की। अष्टमी है, सभी जगह हवन का आयोजन और विभिन्न जगह मैं आज महामाया से, रतनपुर महामाया से इसकी शुरुआत मैंने की। फिर क्षेत्र में बहुत सारे जो मंदिर हैं उसके भी आशीर्वाद लेने जाऊंगा। प्रदेश की सुख शांति के लिए मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सभी उन्नति और प्रगति करें। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।